सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टम। मोस्टली हमने सारा जो है वो पेल्विस पेरिनियम डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ विजरास डिस्कस करना है और वो बहुत आसान है, 2 मिनट के अंदर हो जाएंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है रेक्टम। रेक्टम आप देख सकते हैं, ये इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारे पास एब्डोमिनल विजरा जो थे, कौन से विजरा? एब्डोमिनल विजरा। अब वो हमने देखा था कि एब्डोमिनल विजरा जो थे वो भी हमारे पास पेल्विस में आते थे। अब हमने क्या किया था कि हमने देखा था, हमने पेल्विस को इनिशियली क्या किया था, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस के अंदर हमारे पास एब्डोमिनल विजरा जो थे वो आते थे, लेकिन दे वर नॉट द कंटेंट ऑफ ट्रू पेल्विस। ठीक है, क्योंकि वो पेल्विक ब्रिम पे लाया करते थे, वो पेल्विक मतलब है ना, पेल्विक ब्रिम पे भी नहीं, वो है ना इलियक फोसा वाली साइड पे लाया करते थे, वो पेल्विक कैविटी के अंदर नहीं आते थे। ठीक है, जैसे कि सिग्मोइड कोलॉन, उसका पार्ट ऑफ इट सिग्मोइड कोलॉन जो है बिल्कुल जो वो इन्फीरियर जो पार्ट है वो खाली हमारे पास आप देख सकते हो इस पेल्विक कैविटी के अंदर आ रहा है, वरना मोस्ट ऑफ इट जो पार्ट है वो आप देख सकते हो इलिक फोसा की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो सिग्मोइड जो कोलॉन जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसकी ये एक स्टोरेज साइट होती है जहाँ पे फीसेस वगैरह स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। सिग्मोइड कोलॉन की जो बाकी जो चीज़ें वो क्या है, इनमें हॉस्टेरेशंस होती हैं। हॉस्टेरेशंस के बाद इसमें वो होता है 3 लॉन्गिट्यूडनल है ना, वो 3 हमारे पास टिनाई कोलाई निकलती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो होता है वो हमारे पास अपेंडिक्स से हमारे पास जब निकलता है लॉन्गिट्यूडनल मसल, वो हमारे पास 3 बैंड्स में डिवाइड हो जाते हैं टेनाई कोलाई के फॉर्म में ना। फिर वो टेनाई कोलाई जो है वो हमारे पास सिग्मोइड के एंड पे आके वो एक दोबारा लॉन्गिट्यूडनल बैंड ऑफ मसल्स के अंदर ज्वाइन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, सिग्मोइड कोलॉन चूँकि ये एब्डोमिनल है तो इनके ऊपर हमें पता है क्या होता है, फैटी ओमेंटल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इन सिग्मोइड कोलॉन के ऊपर क्या होता है, फैटी ओमेंटल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक हो गया। सिग्मोइड कोलॉन की आर्टरी कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दी थी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। कहाँ से आती थी? वो जो सिग्मोइड, सॉरी सुपीरियर रेक्टल नहीं, सिग्मोइड आर्टरी। सिग्मोइड आर्टरी जो कि हमारे पास सिग्मोइड मीजोकोलॉन के अंदर आती है। सिग्मोइड मीजोकोलॉन कैसे बनती है वो भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास है ना, ये देखो, अगर हम थोड़ा सा दोबारा बनाएं सिग्मोइड मीजोकोलॉन को, तो अगर हम देखें पेरिटोनियम आया, वो यूँ आया, वो इसकी सुपीरियर ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस पे गया, आने के बाद फिर ये इसके जो है रेक्टम की मिडिल थर्ड तक कवर अप किया। कवर अप करने के बाद जब कवर अप किया तो ये जाहिर सी बात है ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो ये सीकम और ये जो असेंडिंग कोलॉन है इनकी एंटीरियर सरफेस पे रन करता है, क्योंकि हमें पता है कि असेंडिंग कोलॉन जो है वो कौन सा ऑर्गन है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है, तो इसके पीछे पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब यही पैराइटल पेरिटोनियम पोस्टीरियरली वो हमारे पास इन जुजुनम, इलियम, इन सब के पीछे तक जाएगी। ठीक हो गया। जाने के बाद फिर ये हमारे पास सिग्मोइड कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन की भी पीछे तक जाएगी, स्टमक वगैरह के भी पीछे तक जाएगी, और फिर ये अप टू द लिवर तक पीछे तक चली जाएगी। ठीक है, अब फिर इन लिवर के ऊपर क्या चढ़ी हुई होगी, विजरल लेयर चढ़ी हुई होगी। इसी के साथ साथ हमारे पास स्टमक के ऊपर क्या चढ़ी हुई होगी, विजरल लेयर भी चढ़ी होगी। अब सामने से एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम भी आ रही है वापस। ठीक है, अब वापस ये एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम का उतारो। ठीक है, ये पूरी एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो इन सबको सराउंड करते हुए एंटीरियर एस्पेक्ट से आ रही होगी। ठीक है, जब एंटीरियर एस्पेक्ट से सराउंड करते हुए आ रही होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये इन सबको सराउंड कर रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास एंटीरियरली जो है ये इसको भी, डिसेंडिंग कोलॉन को भी सराउंड कर रही होगी, लेकिन पोस्टीरियरली नहीं। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग कोलॉन जो है वो भी हमारे पास सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है, एंटीरियरली भी इनको सराउंड कर रही होगी। उसके बाद फिर ये इसके सिग्मोइड कोलॉन की भी पीछे चली जाएगी, क्योंकि सिग्मोइड कोलॉन जो है पूरा प्योर हमारा वो है कौन सा, इंट्रापेरिटोनियल। तो अब पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम इसके भी पीछे जाएगी और फिर हमारे पास आके रेक्टम के साथ दोबारा मर्ज हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब क्योंकि अपनी है ना, ये जो सिग्मोइड कोलॉन है इसके ऊपर अपनी विजरल लेयर होगी। ठीक है, विजरल लेयर फिर हमारे पास क्या कर देगी, कनेक्ट करा देगी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से, ताकि हमारे पास सिग्मोइडल आर्टरी वगैरह जो है वो इसके अंदर आ सके। ठीक हो गया। उसके बाद सिग्मोइड कोलॉन में कोई ख़ास बात तो वैसे है नहीं, बस एक क्लिनिकल कंडीशन होती है, वो ये हो जाता है कि क्योंकि इसके अंदर ये हॉस्टेरिशंस और एस शेप बना हुआ है ना इसका समहाउ। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, डायवर्टिकुला एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आउट पाउच। इधर से एक हर्निया बन जाता है, एक आउट पाउच आ जाता है ना, साइड में एक पाउच एक और बन जाए, एक और हॉस्टेरिशंस बाहर निकल आई यहाँ से ना,
यहाँ से एक पाउच बाहर आ जाता है, ठीक है, एक पाउच बाहर आ जाता है जिसमें क्या होता है कि कभी कभी फीकल मटेरियल स्टोर्ड हो जाता है, कभी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो यहाँ पे पस जम जाता है, बहुत बड़ा पस जम जाता है, तो हमें उस पाउच को फिर ऑपरेशन के थ्रू सर्जिकली ऑपरेट करके ख़त्म करना पड़ता है। एस्पायरेशंस के थ्रू पस वस तो निकाला जा सकता है, फीसिस वगैरह बाहर निकाल ली जाती है, लेकिन उस पाउच का रहना नुकसान है, यानी कि आपने हर्निया का कंटेंट निकाल लिया, हर्निया आपने केयर नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद एक दफ़ा क्या होता है कि जब हम है ना कैथेटराइजेशन करते हैं या सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें एहतियात रखनी पड़ती है, क्योंकि हम यूरेथ्रा से इंसर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा से जब ट्यूब इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हमें 2-4 चीज़ों का ख्याल करना होता है। एक कि भाई यूरेथ्रा के थ्रू जब हम इंसर्ट करें तो यूरेथ्रा का कोर्स हमें पता होना चाहिए कि यूरेथ्रा के कोर्स में कहाँ कहाँ टर्निंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि हम सॉरी एक तो यूरेथ्रा की कैथेटराइजेशन है और एक हमारे पास कोलोनोस्कोपी होती है। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि रेक्टम के थ्रू आप जो है ना ट्यूब इंसर्ट करते हो, तो आपको जब ट्यूब इंसर्ट कर रहे होते हो तो जब आप सिग्मोइड कोलन को देखने के लिए जाते हो, आपने यूं इंसर्ट की, उसके बाद आपको पहला जो एक वो रेजिस्ट्रेशन है, रेजिस्टेंस जो है वो पहले आपको यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्व नज़र आ रहा है, आप एक ट्यूब डाल रहे हो, ठीक है, तो आपको ट्यूब को पहले मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक कर्व आ रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सीधा यूँ घुसा दोगे तो ये फट जाएगी, समझ आ रही है ना बात। अगर आप यूँ वो कैथेटर घुसा दोगे तो क्या होगा, ये एरिया पूरा बर्स्ट हो जाएगा। आपको कर्व का पता होना चाहिए, ये यूँ जा रहा है, यूँ जाने के बाद फिर आपको पता होना चाहिए रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन जो है वो कहाँ पर आ रहा है, ताकि आपका जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे देखो आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है, रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन पे आपका एक टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपने पास कर लिया तो आप आराम से सिग्मोइड कोलन और ऊपर तक एक है ना ऐसे और बायोप्सी वगैरह आप जहाँ से ले सकते हो, ताकि आपको पता पड़ जाए कि भाई म्यूकस मेम्ब्रेन सही है, कोई अल्सरेशन वगैरह नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास विज़रा आता है वो आता है रेक्टम क्या है, ये हमारे पास पेल्विक विज़रा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पेल्विक कैविटी के अंदर आ रहा है। अब जब पेल्विक विज़रा हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ खुसूसियत पेल्विक विज़रा की आएंगी। वो क्या है कि देयर इज़ नो हास्टिरेशंस, देयर इज़ नो ओमेंटल अपेंडिसिस, देयर इज़ नो टेनाइकोला, ठीक है। इसके अंदर अपनी मतलब चीज़ें वो जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या होगा, इसमें भाई इसकी अपनी है ना वो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ठीक हो गया। इसकी जब हम इसकी सरफेस को खोलते हैं ना अंदर से, तो वो अलग चीज़ हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी इसकी एक व्यू हम डिस्कस करते हैं। आपको ये लेटरल व्यू नज़र आ रहा है इसका, इस लेटरल व्यू में आपको 2 कर्वेचर्स नज़र आ रहे होंगे, एक जो कि सैक्रम को फॉलो कर रहा है ऐसा, और एक जो कि एनल पे आके यूँ घूम रहा है। 2 कर्वेचर, एक एनल कर्वेचर, एक सैक्रल कर्वेचर। कहाँ से दिख रहे हैं, लेटरल व्यू से। अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, एंटीरियर व्यू से जब आप देखोगे तो 3 कर्वेचर दिखेंगे, और वो तीनों इस दोनों से कोई लिंक नहीं रखते। मैजिक देखना है, मैजिक दिखाता हूँ। मैजिक क्या है, लेटरल व्यू से आपको 2 कर्वेचर नज़र आ रहे हैं, एक जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री को फॉलो करते हुए आता है और फिर एनल की साइड पर मुड़ जाएगा। लेकिन जब नाम से एक जूते भी आते हैं, आप मुझे गिफ्ट कर दें पहली फुर्सत में, नहीं मौत आ जाएगी ना आपको गिफ्ट करते वक्त, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पे देखो, ये एंटीरियर व्यू देखा। अब आपको मैं जादू दिखाता हूँ, ये ब्लैडर हटाऊँगा ना तो आपको जादू दिखेगा। वैसे तो गर्मी इतनी हो रही है, ये देखो जादू आएगा। अब आपको देखो 3 कर्वेचर दिखेंगे, एक कर्वेचर, दूसरा कर्वेचर, एक सेकेंड इसको हटाया, सेमिनल ग्लैंड को हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो तीसरा कर्वेचर, एक कर्वेचर, दूसरा कर्वेचर, तीसरा कर्वेचर, यही तो कयामत है। लेटरल साइड से आपने देखा तो 2 कर्वेचर, एंटीरियर साइड से देखा तो 3 नए कर्वेचर, क्या कहना है, ठीक है। तो 3 कर्वेचर ये होते हैं, ये याद रख लेना। ये जो 3 कर्वेचर हैं ये क्यों बने, वो 2 कर्वेचर रीज़न था कि भाई एक तो रीज़न ये था कि सैक्रम को फॉलो कर रहा था, वो सैक्रल कर्वेचर, और फिर एनल कैनाल पे आके इसको जो होता है वो टर्न मारना होता है बैक साइड पे, और यहाँ यहीं पर हमारे पास प्यूबो सिलिंग, कौन सा सिलिंग था, प्यूबो रेक्टलिस का सिलिंग भी बनता है, और ये 80 डिग्री का एंगल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 80 डिग्री का एंगल जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, फीकल कॉन्टिनेंस को मेनटेन करके रखता है। ये देखो, ये अगर मैं ये एंगल बनाऊँ ना, ये लोअर एंड ऑफ क्या है, रेक्टम है, ये और ये इन दोनों के दरमियान में अगर मैं ये एंगल पुट अप करूँ ना,
तो ये 80 डिग्री का एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है। लेकिन जब डेफिकेशन करते हैं ना तो ये क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो ये एंगल जो है वो अब 80 की जगह है 180 नहीं होता, बहरहाल ऐसे भी नहीं हो रही है, 130 140 तक हो जाता है, ठीक है। तो एंगल बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्यूबोरेक्टल स्वेलिंग जो होता है वो सब रिलैक्स हो जाता है, वो हमारे पास पेल्विक डायफ्राम वगैरह जो है वो रिलैक्स हो जाता है, सब रिलैक्स हो जाता है ताकि आराम से डेफिकेशन वगैरह हो सके, ठीक हो गया। तो ये हमारा फीकल कॉन्टिन्यूस मेंटेन करता है। अगर ये एंगल लॉस हो गया तो फिर फीकल कॉन्टिन्यूस रुकेगी नहीं, जैसे ही रेक्टम भरा दर्द, आप मोशन होना शुरू हो जाएंगे, डायरी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको पेम्पर बांधना पड़ेगा। खैर ठीक है, तो ये आपको जो 3 कर्वेचर अंदर से जो नज़र आ रहे हैं, ये अब क्यों नज़र आ रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए ना कि 3 कर्वेचर जो एंटीरियरली नज़र आ रहे हैं वो क्यों नज़र आ रहे हैं ना, इसकी अब्बा की बारात है कि जो नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि जो इसके अंदर जो सर्कुलर मसल लेयर है, कौन सी लेयर? सर्कुलर। एक होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर आउटर सर्कुलर। अब सर्कुलर जो है वो थिकन हो जाता है, ठीक है। अब सर्कुलर के आगे क्या होती है? सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के आगे क्या होती है? म्यूकोसा। अब म्यूकोसा और सब म्यूकोसा तो वैसा ही पैटर्न फॉलो अप करेंगे ना जो बाहर वाले ने जो रिजिस दिए होंगे। अब जैसे भाई बाहर वाले ने क्या दिए हुए हैं, ये देखो आपको रिजिस दिए हुए हैं, बाहर वाले ने क्या दिए हुए हैं? रिजिस दिए हुए हैं। सर्कुलर आउटर सर्कुलर ने लेयर ने क्या दिया हुआ है? रिजिस दिया हुआ है। तो अंदर जो कपड़े जो कवरिंग है वो तो वैसे ही रिजिस को फॉलो कवर करेगी जैसे उसने रिजिस बनाए हुए होंगे। तो एक इसने ऐसा रिजिस बना हुआ होता है, यानी कि 2 रिजिस आपके होते हैं लेफ्ट साइड पे, 2 रिजिस आपके कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट साइड पे। ये लेफ्ट साइड है ना, एक रिज दूसरा रिज, 2 रिज आपके कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट राइट पे। और एक रिज जो होता है वो आपका इंफीरियर लेटरल, एंटीरियर इंफीरियर लेटरल, जो भी दिला है वो लेटरल बोल दो, ये आपका कहाँ पर होता है? राइट साइड पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितने रिजिस होते हैं? 3 रिजिस होते हैं। क्यों बनते हैं? ड्यू टू थिकनिंग ऑफ सर्कुलर मसल लेयर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आता है रेक्टम के अंदर? रेक्टम बड़ी काम की चीज़ है, वो ये आता है कि रेक्टम की जो इंफीरियर वाला एरिया है ना, एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जादू उसमें भी। अबे यार कहाँ चले गया? सॉरी, एक सेकंड यार, ये चले गए, मेरे से नाराज़ हो गया था ना, चले गया। बस चलो मैं इधर से बता देता हूँ। एक सेकंड, ये आ गया। अब रेक्टम की जब आप इंफीरियर मतलब जब आप अंदर का स्ट्रक्चर देखते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो आपको इसके इंफीरियर एंड जो होता है, जो कि अभी एनल कैनाल पे जाके फ्यूज़ होने वाला होता है, वो आपको ये एनल जो आपको जो रेक्टम का पार्ट है वो आपको क्या दिखता है? डायलेटेड दिखता है। तो ये जो डायलेटेड पार्ट ऑफ रेक्टम है उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ रेक्टम। क्या कहते हैं बेटा? एम्पुला ऑफ रेक्टम, ठीक है। अब एम्पुला ऑफ रेक्टम के टर्मिनल पॉइंट पे हमारे पास क्या होते हैं? ये है ना कॉलम्स टाइप के बने हुए होते हैं। एनल कैनाल के अंदर क्या बने हुए होते हैं? कॉर्नर, एनल कैनाल बोल रहा हूँ, सॉरी, एम्पुला ऑफ रेक्टम के अंदर क्या बने होते हैं? कॉलम्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? एनल कॉलम। उसके बाद ये जो एनल कॉलम जो है, इसके एंड में हमारे पास क्या होता है? एनल साइनसेस, जो कि वर्क करते हैं एज एनल वॉल्व, ठीक है। एनल साइनसेस होते हैं, जैसे भाई ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ठीक है। लोअर वाला पार्ट क्या काम कर रहा है? वॉल्व का। और फिर नीचे हमारे पास एनल साइनसेस होता है, ठीक है। अब ये जो एनल साइनसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये एनल साइनसेस जो होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं? ये हमारे पास म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ताकि जो हमारा फीकल मटेरियल है उसको लुब्रिकेशन मिल सके और वो इजीली पास हो सके, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है? वो आती है पेक्टिनल लाइन। अगर इसमें मौजूद हो तो मैं दिखा दूँ। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने की, वो ये देखो, एक आती है पेक्टिनियल लाइन। पेक्टिनियल लाइन जो होती है वो आपको मार्क करती है द ट्रांजिशन ऑफ एपिथेलियम ऑफ एनल कैनाल। रेक्टम और एनल कैनाल जो है ना, ये देखो आप, ये रेक्टम है और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आती है? एनल कैनाल, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे ख्याल से पूरा ही गायब हो जाएगा, अंदर का खाली इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, गायब ही हो गया। चलो कटो बेटा, निकलो, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पेक्टिनियल लाइन थी, कहूँगा यार, पेक्टिनियल लाइन जो थी ये हमारे पास कहाँ होती है? ये हमारे पास है ना रेक्टम और एनल के बिल्कुल इंफीरियर एंड पे होती है। अब ये पेक्टिनियल लाइन क्या करती है? ये मार्क करती है द ट्रांजिशन ऑफ एपिथेलियम। यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट थोड़ी एपिथेलियम वगैरह होती है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायमस एपिथेलियम बन जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे पास एपिथेलियम जो थी, ये जो एनल कैनाल जो है वो स्किन की तरफ आ रहा है ना, तो इसकी सराउंडिंग वाले एरिया को अब क्या बनना पड़ेगा? स्किन वाली टाइप की एपिथेलियम इसको लानी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल स्क्वायमस थिक, स्क्वायमल बिल्कुल सख्त
तुरंत है ना ये हमारे पास वो हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी अराउंडिंग में जो सर्कुलर मसल लेयर थे, एनल कैनाल के अराउंडिंग में जो सर्कुलर मसल लेयर थे, दे गेट अरेंज देमसेल्फ इनटू एनल स्पिंटर, इंटरनल एनल स्पिंटर। इंटरनल एनल स्पिंटर कौन बनाता है? सर्कुलर लेयर ऑफ एनल कैनाल। अब ये एनल कैनाल है, इसके अराउंड में जो सर्कुलर मसल लेयर होंगे वो हमारे पास क्या बना लेंगे? इंटरनल एनल स्पिंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनल स्पिंटर की जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? वो हमारे पास वो है ऑटोनॉमिक है। इंटरनल एनल स्पिंटर की जो नर्व सप्लाई है वो क्या है? ऑटोनॉमिक। कहाँ से आती है? ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस वगैरह जो आते हैं ना, जो हर रेक्टल हम पढ़ेंगे, सॉरी जो मैंने आपको पढ़ लिया, सॉरी जो मैंने आपको बताया था कि है ना, जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक और इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से हर पेल्विक विज़रा पे हमारे पास जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो प्लेक्सिस जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से रेक्टल प्लेक्सिस भी बनेगा। अब रेक्टल प्लेक्सिस में एक खूबसूरत सी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा तो आप लोग इंशाल्लाह आप लोग का दिल जो है बड़ा खुश हो जाएगा। ये देखो, और भाग गई यार, ये कहाँ चली गई यार? ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। अरे यार ये कहाँ चली गई यार? कहाँ गई यार? ये एक सेकंड हमजा, कहाँ चली गई? एक सेकंड यार, एक सेकंड। ये देखो, ये हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है जब वो रेक्टम की साइड में चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है रेक्टम को भी सप्लाई कर रहा होता है। तो इंटरनल एनल स्पिंटर जो होता है ये हमारे पास सराउंडेड होता है बाय द है ना पैरासिम्पैथेटिक एंड फाइबर्स ऑफ अपना रेक्टल प्लेक्सिस जो है ना, इससे इसके फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास रेक्टम को सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है जब ये हमारा इन्फीरियर एंड जो है, जो इन्फीरियर एंड जो होता है, इन्फीरियर एंड वो हमारे पास सप्लाइड होता है। अब जो रेक्टम का इन्फीरियर एंड है यानी कि एक्सटर्नल एनल स्पिंटर। एक्सटर्नल एनल स्पिंटर जो होता है ये हमारे पास 3 टाइप का होता है। एक्सटर्नल एनल स्पिंटर हमारे पास कितने टाइप का होता है? 3। एक डीप जो कि हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल है ना प्यूबो रेक्टल स्टिलिंग वगैरह उसके अंदर आ जाती है। एक उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल से मुराद ये होता है कि ये हमारे पास पेरिनियल बॉडी से लेके एनोकॉक्सिजल लिगामेंट तक अटैच कराएगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ, उसमें तस्वीर में मौजूद है। इसमें खाली 2 दिखाए हुए हैं, तीसरा नहीं दिखाया हुआ है। एक ये देखो, ये अंदर की तरफ दिख रहा है, ये एक इंटरनल है। इंटरनल के बाहर जो होगा बिल्कुल एक ऐसा ही होगा, एनल स्पिंटर सर्कुलर। फिर एक क्या है जो कि हमारे पास पेरिनल, यहाँ पर हमें पता है क्या होती है, हाँ इंटरनल के नीचे, इंटरनल के नीचे। ठीक है, ये अगर इंटरनल आ रहा है ना यार, एक सेकंड मुझे यहाँ लेकर आना, अगर ये इंटरनल है, इसके बाद ये आ गया, अब पूरा इसको सराउंड किया हुआ डीप ने। डीप के बाद फिर कौन सा आएगा हमारे पास? सुपरफिशियल। सुपरफिशियल के बाद फिर क्या आएगा? सबकोटिनियस। सबकोटिनियस से मुराद ये आता है यानी कि सबकोटिनियस टिश्यू में है ना स्टियो एनल फैट जो नहीं है, स्टियो रेक्टल फोसा वाला है, उसके कुछ फैटी कंटेंट जो होगा वो उसका स्पिंटर वगैरह बना लेगा। ठीक है, जो दूसरा वाला जो स्पिंटर है वो पेरिनियल बॉडी से लेके कहाँ पे अटैच कराएगा? कोकेक्स पे। दूसरा वाला जो है, जो सुपरफिशियल जो है वो क्या करेगा, सॉरी जो कौन सा है दूसरा वाला? सुपीरियर। ठीक है, एक है डीप जो कि प्यूबो रेक्टल स्टिलिंग वगैरह, इसकी स्नेल में बहुत क्लासिकल तस्वीर है। ठीक है, एक है डीप जो कि प्यूबो रेक्टल स्टिलिंग बना लेता है। ठीक है, दूसरा क्या है जो कि हमारे पास वो पेरिनियल बॉडी से लेके एनोकॉक्सिजल लिगामेंट तक चलता है, यह हमारे पास कोकेक्स पे जाके इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है जो कि सुपरफिशियल है, जो कि सबकोटिनियस बिल्कुल है। ठीक है, ये 3 हमारे पास स्पिंटर है। ये एक्सटर्नल एनल स्पिंटर जो है ये हमारे पास सप्लाइड होता है। एक्सटर्नल एनल स्पिंटर कौन सा? एक्सटर्नल एनल स्पिंटर ये हमारे पास सप्लाइड होता है बाय इन्फीरियर रेक्टल नर्व। ठीक है, बाय इन्फीरियर रेक्टल नर्व। अब रेक्टम का पेन सेंसेशन कौन लेके जाए? ठीक है, अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वगैरह तो दे दी हमने। ठीक है, अब पेन सेंसेशन की बारी आती है। तो जो रेक्टम का जो वो पार्ट जो कि हमारे पास पेरिटोनियम से कवर्ड है, तो उसका पेन सेंसेशन सिंपैथेटिक के ज़ुमे। ठीक है, अब वो सिंपैथेटिक के जो हमारे पास वो हैं सिंपैथेटिक के जो फाइबर्स सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक में आ रहे हैं,
तो उसके साथ जो है वो हमारे पास, सॉरी यार ये गिर गया, ये बेचारा नशे में हो गया, रात से मेरे साथ लेक्चर्स बना रहा है, ठीक है। तो जो पेन सेंसेशन जो है रेक्टम के, वो हमारे पास जिस रेक्टम के एरिया को है ना पेरिटोनियम ने कवर किया होगा, वहाँ से रेक्टम के जो अगर पेन सेंसेशन वगैरह होगी तो वो जाएगी थ्रू सिंपैथेटिक फाइबर्स, यानी कि विजरल एफरेंट्स जाएंगे जो सिंपैथेटिक के जो आ रहे होंगे ना उसके रेट्रोग्रेड जाएंगे, ठीक है। लाइक सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है, उससे इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से जो फाइबर्स हमारे पास इधर है ना स्प्लैंक्निक वाले थे, यानी कि S1 S2 स्प्लैंक्निक वाले जो इधर आ रहे थे, और ऊपर से L1 L2 स्प्लैंक्निक L1 L2 L3 L4 S1 S2, ये जो लंबर और सैक्रल सिंपैथेटिक स्प्लैंक्निक आ रहे थे, इनके फाइबर्स के साथ फिर हमारे पास जो है वो विजरल एफरेंट जाएगा रेक्टम का वॉल पार्ट के, जो कि हमारे पास पेरिटोनियम से कवर्ड था। बिलो द पेरिटोनियम वो फिर हमारे पास पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू जो है वो है ना सेंसेशन जाएगी, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू सेंसेशन जाएगी रेट्रोग्रेड टू पैरासिम्पैथेटिक मोटर। पैरासिम्पैथेटिक का मोटर यूँ जाएगा, रेट्रोग्रेड यानी कि पीछे की तरफ हमारे पास पेल्विक, इसी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर मोटर यूँ जा रहा है, तो विजरल एफरेंट यूँ जाएगा, और फिर S2 S3 S4 तक वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब S2 की भी है ना पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, S3 की पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, S4 की पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, इन तीनों पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर हमारे पास एफरेंट जाएंगे, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचेंगे, वहाँ से दिमाग पे जाएंगे, दिमाग से वापस आएंगे, फिर पैरासिम्पैथेटिक को बोलेंगे भाई टट्टी कर दो, ठीक हो गया। सॉरी अगर वल्गर वर्ड्स यूज़ करो क्योंकि हम लोग रात से पढ़ा रहे हैं, नशे में हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद जो है एक और चीज़, रिफ्लेक्सेस जो हैं, जितने भी बॉडी में जितने भी हमारे पास पेल्विक्स के रिफ्लेक्सेस हैं, वो सब के सब जो है पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू जाते हैं। सिर्फ पेन में मसला है, रिफ्लेक्सेस की जो हमारे पास एफरेंट होने चाहिए ना वो पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू जाता है, लेकिन जो पेन सेंसेशन है उसमें सिर्फ पेरिटोनियम का चक्कर है कि जो विजरा पेरिटोनियम से जहाँ तक सप्लाइड है वहाँ तक सिंपैथेटिक के थ्रू मतलब विजरल एफरेंट जाएंगे, और जो विजरा हमारे पास वो से मतलब बिलो द पेरिटोनियम है उसके विजरल एफरेंट्स जो हैं वो फिर पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू जाएंगे, ठीक है। सो अब इसकी अगर आर्टीरियल सप्लाई देख लें तो भाई बड़ा सिंपल है, ये मैंने बता दिया था। सुपीरियर रेक्टल डिवाइडेड हो जाए, सुपीरियर रेक्टल की राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, फिर मिडिल रेक्टल के बाद फिर हमारे पास कौन सी आ जाती है, इन्फीरियर रेक्टल, ठीक है। इन्फीरियर रेक्टल हमने देखा था कि भाई एनल कैनाल की साइड थी, और फिर एनल कैनाल से फिर सॉरी इन्फीरियर रेक्टल जो थी वो बिल्कुल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे थी, ठीक है। लिवेटर एना के आउटसाइड से सराउंड कर रही थी, एनल कैनाल में जा रही थी, एनल कैनाल को फिर ऊपर जाके इसके कुछ फाइबर जो थे वो ऊपर जाके मिडिल रेक्टल के साथ तो एनास्टोमोस कर ही रहे थे, सुपीरियर रेक्टल घंध कर रहा था, आके इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, जो कि वो कबूल करने नहीं दे रहा था मिडिल रेक्टल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेक्टम।